हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की सीरीज़ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। यानी न्यू सिलेबस 2021 में जो सिलेबस लागू हुआ है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान, उसी के तहत हम चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू करवा रहे हैं एसपीएसडी पॉइंट परिवार पर। तो आप सभी लोग एसपीएसडी पॉइंट परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सबकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की श्रृंखला आपके टॉपिक्स बाय टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास डेली अपने निर्धारित समय पर चलती है। जैसा कि आप सबको पता है, टाइम टेबल केमिस्ट्री का जो टाइम है वो रोज़ रात 8 बजे है, और जो फिजिक्स की क्लास होगी वो रोज़ रात 10 बजे से होगी। अभी तक आप फिजिक्स 9 बजे पढ़ते थे, लेकिन आप ही सबके कमेंट के आधार पर, आप ही सबके आधार पर टाइम चेंज कर दिया गया है और टाइम आपका रख दिया है 10 बजे। रोज़ रात 10 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेली आपकी क्लास संचालित की जा रही हैं। तो आप लोग सभी एसपीएसडी पॉइंट से जुड़ जाइए, और अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे आज के शेड्यूल को समझते हुए। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, जो है इलास्टिसिटी, जिसमें हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ पढ़ना है आपको, हुक्स लॉ क्या है। उसके बाद में हमें यंग मॉडुलस पढ़ना है, फिर पढ़ना है पॉइसन रेशियो क्या है, और फिर बाइंडिंग्स ऑफ बीम पढ़नी है, ट्विस्ट कपल ऑफ ए सिलेंडर। इन सब चीज़ों पर आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये जो है आज की आपकी जो सीरीज़ है, ये 2 चैप्टर का समावेशन है। इनमें 2 चैप्टर के आपके एमसीक्यू संबंधित है, जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है ए सेंट्रल फोर्स इज, मतलब एक केंद्रीय बल होता है, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, या लीनियर होता है, या इलास्टिक फोर्स होता है। आपको बताना है कि जो एक केंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 13 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंजर्वेटिव फोर्स। ए सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि एक केंद्रीय बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। क्या कहलाता है? संरक्षी बल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है द टाइम रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, मतलब कि कोणीय संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होती है। तो कोणीय संवेग के परिवर्तन दर के बराबर क्या होती है? जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर इसका। तो कोणीय संवेग के दर के बराबर क्या होती है? दर के बराबर होती है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण होता है, यानी टार्क होता है। द टाइम रेशियो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टार्क, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण हो जाएगा। और कोणीय संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर क्या होती है? बल आघूर्ण होती है। ये सब आप लोग एकदम से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? इन सारे प्रश्नों को रट डालना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले करके और इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे क्लास के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द थ्योरेटिकल लिमिटेशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज, पॉइसन के अनुपात की सैद्धांतिक सीमा का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। और ये जो 15 नंबर प्रश्न है, ये 2019 के एग्ज़ाम में अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ये अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न जो है अवध यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पूछेंगे। देखिए, पायस के अनुपात की सैद्धांतिक सीमा का मान क्या होता है? आप लोग को आंसर करना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पायस के जो अनुपात का सैद्धांतिक सीमा का मान होता -1 एंड 0.5, -1 से लेकर के 0.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलेंगे 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर एल ऑफ ए सिस्टम इज, यानी कि किसी निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होता है? कोई निकाय है
ठीक है, उसका संपूर्ण कोणीय वेग आपको बताना है, उसका कोणीय वेग क्या होगा। इसका आंसर करेंगे 16 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो कोणीय वेग हो जाता है वो हो जाता है वेक्टर एल सी एम प्लस वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी, यानी इस टाइप के आपके आंसर कौन है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यानी किसी निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर एल सी एम प्लस वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी। ठीक है, आपका इस प्रकार 16 नंबर का ए सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, एक कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि एक संरक्षित बल को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि कोई एक संरक्षित बल है उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, आपको बताना है। चलिए 17 नंबर का आंसर करेंगे। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो आप कभी भी जब आपको एक संरक्षित बल को व्यक्त करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखेंगे वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस डेल यू, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए 18 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द एक्सप्रेशन फॉर ए रेड्यूस्ड मास म्यू इज, यानी रेड्यूस्ड द्रव्यमान का सूत्र क्या है, रेड्यूस्ड द्रव्यमान को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला पूछा गया है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। तो इसका फार्मूला जो होता है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा, रेड्यूसर फार्मूला हो जाएगा 1 अपान म्यू इक्वल टू 1 अपान m1 प्लस n अपान m2, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर सी सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा क्या होती है मित्र, आप लोग को बताना है। ठीक है बेटा, आप सबको आंसर करना है, जल्दी से करिए। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न बहुत ही जो है बहुत टिपिकल प्रश्न है, आप लोग को इसका आंसर आता होगा और सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जैसे ही आपका, जैसे केमिस्ट्री में टोटल 11 क्लास हो चुकी हैं और कुल मिला के 5 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं MCQ के। अब आपके 3 चैप्टर्स और बचते हैं केमिस्ट्री में, उसको कंप्लीट करा के आपको केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है उसको क्या करा जाएगा, उसको आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिस सेट आपको डेली दिया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बराबर बना रहे। ठीक है, कई पब्लिकेशन के बुक को मिला करके और क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव मिला करके आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ताकि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सकें। और इसी प्रकार से फिजिक्स की क्लास भी आपकी की जाएगी। चलिए सॉल्व करिए, इसका आंसर बताएंगे 19 नंबर का। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 19 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पूछा गया कि इनमें से कौन सा असंरक्षित बल है। तो असंरक्षित बल आप बताइए क्या है। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ पुराने सिलेबस पे, जब मैंने वीडियो डाला था BSc फर्स्ट ईयर का तो आपको वहाँ पर मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो पुराने और नए से मतलब नहीं है, बस आपका सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और टॉपिक्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। जो आपका 3 पेपर होता उसको समेशन 1 बना दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं कि आपके टॉपिक्स जो इधर उधर हो गए हैं और जो आपका सिलेबस है वो सेम ही है, पुराना और नया सिलेबस। चलिए 20 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। असंरक्षित बल बताना है आपको। इसका असंरक्षित बल क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, असंरक्षित बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20 नंबर का। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ के अनुसार क्या इक्वेशन होगा। केपलर के थर्ड लॉ का इक्वेशन आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T² अल्फा R³, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है आपको बताना है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और ये जो है बराबर पूछा जाता रहता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो आप तो बीएससी से रिलेटेड हैं, आप में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, कैपिटल जी का मान और स्मॉल जी का मान। उसके बाद में फिर ये प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करेंगे आप लोग, जल्दी बताइए। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रट डालिएगा। दूसरा चीज़ पूछा गया है 23 नंबर पर, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल 23 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो 24 आवर्स हो जाएगा, यानी 24 घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, यानी विकृति की इकाई क्या है। विकृति की इकाई पूछी गई है 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विकृति की इकाई। जल्दी से बताइए विकृति की इकाई क्या होगी, आंसर करेंगे आप लोग। आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं इसके लिए 10 सेकंड में आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। तो इसका जो होता है विकृति का इकाई, ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर न्यूटन मीटर दिया गया है, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो विकृति की विमा क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे अगले पर देखिए 25 नंबर पर जो पूछा गया है यूनिट ऑफ बाइंडिंग मोमेंटम इज, यानी कि बाइंडिंग मोमेंट की इकाई पूछी गई है कि द यूनिट ऑफ बाइंडिंग मोमेंट। तो इसका आंसर करेंगे 25 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 सेंटीमीटर। बाइंडिंग मोमेंट की जो होती है यूनिट क्या होती है, 9 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब कि दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा। दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ml की पावर -1 t की पावर -2, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है यूनिट ऑफ टोरिशनल रिजिडिटी, यानी मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या है। मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया 27 नंबर प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर रेडियन। जो मरोड़ी दृढ़ता की इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर रेडियन होती है। इस प्रश्न को आप लोग रट डालेंगे 27 नंबर पर। ये वीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूटन मीटर रेडियन। मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर रेडियन है मित्रों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेचड वायर, एक खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। एक खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू भार गुणे एक्सटेंशन, यानी क्या हो जाएगा 1/2 लोड एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर पर पूछा गया है यंग प्रत्यास्था गुणांक की अधिकतम होगी, यानी विच इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है। ये आपके इलास्टिसिटी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए पूछा गया है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक किसकी अधिकतम होगी, यानी इनमें से किसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिकतम होगी, स्टील की या गोल्ड की, रबर की या प्लास्टिक की। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक आखिर में है क्या, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को 1678 में, कब 1678 में रॉबर्ट हुक ने
प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? प्रतिपादन किया था और उन्होंने ये बताया था कि स्ट्रेन इज स्मॉल द स्ट्रेस। स्ट्रेन देखिए, जो स्ट्रेन है वो स्मॉल द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या होता? प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, ई इंटू स्ट्रेन। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपान स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसी को यंग मॉडुलस गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यंग मॉडुलस गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यंग मॉडुलस अगर गुणांक पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इक्वल टू प्रतिबल अपान विकृति। ठीक है, प्रतिबल अपान विकृति हो जाएगा, इक्वल टू प्रतिबल अपान विकृति, यानी ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है यंग प्रत्यास्था गुणांक किसमें अधिकतम होगा। 29 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक में। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होगा वो प्लास्टिक में ज़्यादा होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द टर्म ऑफ रेडियस ऑफ ए वेरिएशन रिलेटेड टू, यानी कि घूर्णन त्रिज्या किससे संबंधित है। घूर्णन त्रिज्या आपको बतानी है। तो घूर्णन त्रिज्या किससे संबंधित है? तो घूर्णन त्रिज्या है वो किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग इसका। घूर्णन त्रिज्या के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो घूर्णन जो त्रिज्या होती है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यानी गुरुत्वीय नियम से, वो गुरुत्वीय नियम पर निर्धारित होती है, यानी गुरुत्वीय नियम पर क्या होती है? निर्धारित होती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी आंसर ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन एट, यानी गति का जो पहला नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है। गति का पहला नियम आपको बताना है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। गति का जो पहला नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से आंसर करेंगे। गति के पहले नियम, जो गति का पहला नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है, आप बताएंगे। गति का जो पहला नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो वेलोसिटी प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी वेग। ठीक है, तो गति का जो पहला नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है? परिभाषित करता है, वेग परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल समान होता है। किसके समान होता है? देखिए, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय संवेग का गुणनफल होता है जो किसके बराबर होता है, आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर तो ये होता है बल आघूर्ण के बराबर, यानी टॉर्क के बराबर होता है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज, यानी बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच में संबंध बताना है आपको। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। ये प्रश्न आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न का। मित्रों, आपको आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है द डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड, यानी किसी तरंग के दो शिखर के बीच की दूरी क्या होगी। किसी तरंग के दो शिखरों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो स्पीड होगी कि एम्पलीट्यूड होगी या फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। अगर मान लिया कि कोई दो तरंग दिया, तरंग आपको पता है वेव कैसे चलते हैं, इस फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो उनके दो शिखरों के बीच की दूरी आपको बतानी है। उनके दो शिखरों के बीच की दूरी, यानी यहाँ पर मान लीजिए तो इसके एक शिखर और इधर की, तो आपको दूरी बतानी है कि इनकी दूरी जो होती है, एक ये और ये पॉइंट मान लो,
इन दोनों शिखरों के बीच आपको दूरी बतानी है, तो उसको आप किससे प्रदर्शित करोगे, स्पीड से या एम्पलीट्यूड से या फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से, जल्दी से बताएंगे आप। तो इसको आप वेवलेंथ से प्रदर्शित करोगे, ठीक है। वेवलेंथ से, जब भी आप तरंग की बात हो तो आप तुरंत बताएंगे ये वेवलेंथ, ठीक है। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो न्यूमेरिकल आपको जब करवा देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ए वीकली डैम्पिंग ऑक्सीलेटर इज, एक कम अवमंदित द्रोलित है, एक कम अवमंदित द्रोलित क्या है। 36 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑक्सीलेटरी यानी दोलनकारी, क्या हो जाएगा, दोलनकारी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का पूछा गया था कि एक कम अवमंदित दोलित्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोलनकारी, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इफ सी इज द रिस्टोरिंग कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑफ ए वायर ऑफ ए रेडियस आर एंड लेंथ एल, देन आपको बताना है कि यदि किसी तार की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है और लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, तथा इकाई जो है मरोड़ के लिए प्रत्यानयन बल सी होगा, तो आपको बताना है इक्वेशन क्या होगा, यानी सी इक्वल टू क्या होगा, आपको इसका आंसर करना है। 37 नंबर प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट से आंसर हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा पाई एन आर स्क्वायर अपॉन 2l, यानी आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 38 नंबर। विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, कौन सा संबंध इसमें से सही है, सही संबंध आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में कौन सा संबंध सही है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये यंग मॉडुलस से रिलेटेड है और यंग मॉडुलस मैंने कल आपको बता दिया था, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ पॉइसन रेशियो इज, पॉइसन अनुपात की विमा क्या होगी, पॉइसन अनुपात की विमा आपको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे 39 नंबर का। तो पॉइसन अनुपात के जो विमा होती है वो क्या होती है, वो होती एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पॉइसन अनुपात की विमा जो होती है, डायमेंशन ऑफ पॉइसन रेशियो एम एल टी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इफ इन ए वेव मोशन y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, वाई रिप्रेजेंट, यानी कि एक तरंग में y इक्वल टू ए इतना दिया गया है, तो उसमें y क्या प्रदर्शित करता है, पूछा गया है कि जो y है ये क्या हमें प्रदर्शित करता है, तो ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट प्रेशर करता है या मैग्नेटिक फील्ड करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। 40 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग। तो ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट प्रेशर शो करता है, जो y होता है वो एक गति, यानी एक तरंग के गति में जो y होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर शो करता है, यानी क्या करता है, विस्थापन दाब शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि यदि किसी पिंड का संवेग क्या है, नियत है, देन द मास स्पीड ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, तब इसके द्रव्यमान चाल का ग्राफ क्या होगा, तब इसके द्रव्यमान चाल का ग्राफ क्या होगा, 41 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसके द्रव्यमान चाल का ग्राफ क्या होगा, रेखीय होगा, सरल रेखीय होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रेडिक्ट फॉर ए वेव, यानी इस तरंग के लिए बताइए, इस तरंग के लिए आपको ये आप दिया गया है y इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई बी टी अपॉन लैम्डा, ये दिया गया इक्वेशन, और इसके लिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताएंगे इसका आंसर। चलिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तरंग आपको बताता है कि इट इज द ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव, यानी यह ये अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ए मास m इज मूविंग विथ, मतलब एक m द्रव्यमान
समान वेग से जो है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब कि एक्स अक्ष के समांतर कोई द्रव्यमान m है जो समान वेग से चल रहा है, तो स्रोत के सापेक्ष इसका कोणीय वेग बताना है। तो कोणीय वेग आपको बताना है, इसका कोणीय वेग क्या होगा, 0 रहेगा या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 होगा, इस 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका कोणीय वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। मित्रों 44 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ए फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ इज, मतलब कि पृथ्वी से संलग्न फ्रेम है, जो पृथ्वी से संलग्न फ्रेम है वो क्या कहलाता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। अब ये प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया है पहले चैप्टर, जिस दिन मैंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन स्टार्ट किया था, पहले चैप्टर यानी पहले दिन की क्लास में यानी पहली क्लास में हमने इस पर डिस्कस की थी 44 नंबर प्रश्न पे, और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फ्रेम और फ्रेम्स के बारे में बता दिया था। तो पूछा गया है कि ये फ्रेम जो है वो अटैच्ड टू अर्थ, मतलब पृथ्वी से संलग्न फ्रेम क्या है। 44 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये क्या होता है, ये जड़त्वीय होता है यानी इनर्शियल फ्रेम। ए फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्वीय। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इन द इलास्टिक कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र निकाय में प्रत्यास्था संकट में वेगों का परिणाम क्या होगा है। देखिए कोई द्रव्यमान निकाय केंद्र में जो निकाय होते हैं उनका प्रत्यास्थ संकट का वेग का परिणाम क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज होता है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। 45 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए और इसके पीडीएफ से आप लोग प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डेली आपकी क्लास रोज़ रात 10 बजे होगी। आज थोड़ा सा केमिस्ट्री की क्लास में लेट हो गया था, ताकि थोड़ा सा बारिश या मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी और इस वजह से आपकी क्लास में थोड़ा सा देर हो गया। और हम आशा करते हैं कि अगली क्लास यानी कि आगामी क्लास जो है आपके राइट टाइम पर ही होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रॉपर क्लास करते रहे और आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। कोई भी कमेंट, अगर कोई भी आपका आंसर होता है यानी क्वेश्चन आपके मन में आता है और इसके आंसर में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके